Hello students. So in the last lecture, we discussed section 11, section 12, 13, 14, 15 and 16. They talk about how we are supposed to make incorporation, that is registration of LLP, what kind of documents we are supposed to submit. We are supposed to give a statement of let's say statement by a chartered accountant or a cost accountant or a CS, okay, in which they will say that we have done all the compliances. Section 13 talked about, let's say we have to, we need to have a registered office with us. Okay. Section 14 talked about effect of registration, that once an LLP is incorporated, it will have its own separate legal existence. It will be capable of owning the property, capacity to sue and being sued. Section 15 and 16 talked about name of the LLP. Okay, what kind of a name an LLP can keep. Okay, how it is to be registered or let's say reserved. Section 16 talked about the reservation of name of the LLP. When we, let's say, get a name reserved for the LLP, it remains reserved for a period of 3 months. Okay, for that we need to pay a certain amount of fees to the registrar of firms of the respective state. Today we are going to discuss section 17 to section 21, which also talk about name of the LLP. Okay, further sections, तो जैसे हमने सेक्शन 15 और 16 देखा था, 15 में क्या नाम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन था. ओके, और 16 में ऐसा था कि हमें नाम कैसे रिजर्व रखना है. ओके, व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट द नेम ऑफ द LLP. नाउ 17 onwards we'll talk about some changes or publication of name of the LLP, or we can say rectification of the name of LLP. Let's see. So notwithstanding anything contained in section 15 and 16, notwithstanding का मतलब ये होता है कि section 15 और 16 में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं. तो किससे मतलब है? जो सेक्शन 17 में लिखा है ना. किसी भी सेक्शन के आगे अगर ऐसा लिखा होता है कि ये नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है. नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि किसी और एक्ट में या किसी और सेक्शन में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं. मतलब अभी अभी के लिए हम 15-16 भूल जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज द LLP on its first registration or on its registration by a new name, मतलब हम नाम चेंज करते हैं, तो is registered by a name which is identical, मतलब हम पहली बार जब किसी LLP का रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनकॉर्पोरेशन करते हैं, या एग्जिस्टिंग LLP का नाम बदल के कोई नया नाम रखते हैं, पर जो नया नाम आया या जो पहला नाम आया वो किसी और LLP के जैसा ही है, आइडेंटिकल है, तो वी कैन से इट इज सेम, मतलब आइडेंटिकल, या वी कैन से सिमिलर है. अब नॉर्मली इस तरह के नाम अलॉट नहीं होते, है ना. गवर्नमेंट टेक्स अटमोस्ट केयर कि किसी भी दो LLP का नाम एक या एक जैसा न हो. बट फिर भी इन एडवर्टेंस, है ना, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से अगर दो LLP का नाम सेम हो गया, ओके, तो LLP का नाम किसके जैसा है, आइडेंटिकल किसके जैसा, दूसरी किसी LLP जैसा, किसी और कंपनी जैसा, या किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा है ना. हमने हमारे LLP का नाम रखा और वो नाम किसी और LLP के साथ मैच करता है, किसी कंपनी के साथ मैच करता है, या किसी ट्रेडमार्क के साथ मैच करता है. और इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस है कि नाम अगर सेम है तो कोई उसे गलत समझ सकता है कि ये वही LLP है, मतलब उसको
बाय करना है या डील करना है किसी और के साथ, और वो कर लेगा आपके साथ, क्योंकि नाम कैसा है, सेम है। एज लाइकली टू बी मिस्टेकन देन on an application of such LLP or proprietor, okay, referred to in clause A and B, or a company and the central government। मतलब क्या है कि जिसके नाम के जैसा होगा वो कंप्लेन करेगा कि देखो मेरा नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये नया एलएलपी आया है, उसने हमारे जैसा ही नाम रखा है, या कंपनी कंप्लेन करेगा, या तो फिर जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर है, मेरा जो क्लास है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, एंड आई एम द ओनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क, ओके, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलपी टू चेंज द नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन। मतलब प्रोसेस क्या है, आपने अपनी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया, पर पता चला कि आपकी एलएलपी का जो नाम है उसमें प्रॉब्लम है, तो कोई क्या करेगा, somebody will complain। कंप्लेन कौन कर सकता है, कोई दूसरा एलएलपी, कंपनी, या जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो, इसको कंप्लेन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि इनकी बात सही है, तो वो आपको मतलब हमें, जिन्होंने हम नया एलएलपी बनाया है, उसको डायरेक्शन देगा क्या करने के लिए, टू चेंज द नेम विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 3 months। ये 3 months कहाँ से गिनना है, जिस दिन डायरेक्शन दिया था वहां से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Provided that an application of the proprietor shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of the name of LLP। मतलब जो भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला केस है, उस केस में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ओनर को, मतलब मान लो कि किसी ने मेरे क्लास के नाम के जैसा ही अपना एलएलपी का नाम रख दिया, तो इन दैट केस क्या होगा, मुझे 3 साल के अंदर अंदर वो कंप्लेन करना है। अगर मैं वो कंप्लेन 3 साल के बाद करता हूं तो मेरा कंप्लेन गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करेगा। शेल बी मेंटेनेबल मतलब क्या है, अगर मैं 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर दूं, 3 साल कहाँ से, जब से नाम आपके नाम जैसा रखा है ना। मतलब मान लो कि किसी ने आज एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया है ना, और आपके नाम के जैसा ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा ही उसका भी नाम है, तो आपको यहां से लेके 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर देना है। ओके, अगर आप 3 साल के बाद कंप्लेन करोगे तो एक वर्ड होता है टाइम बार्ड, अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। ओके, वील गो फॉर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। चलो, where an LLP changes its name or obtains a new name, it shall, within a period of 15 days from the date of such change, give notice of the change to registrar along with the order of central government। ओके, और वो आपको बाकी के 30 डेज के अंदर अंदर नया सर्टिफिकेट दे देगा। मतलब क्या होगा कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में आपको ऐसा कहा गया कि आपको अपनी एलएलपी का नाम बदलना पड़ेगा, है ना, और आपने बदल दिया, है ना, आपने गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपने जो नया नाम रखा है वो आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। तो इन्फॉर्म दी रजिस्ट्रार, कितने दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है, 15 दिन के अंदर अंदर। क्या देना है उसके साथ, कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। चलो, रजिस्ट्रार के पास पहुंच गया। अभी रजिस्ट्रार की क्या जिम्मेदारी है कि वो, आप रजिस्ट्रार को जिस दिन पता चलेगा कि आपने अपनी एलएलबी का नाम बदला है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो न्यू सर्टिफिकेट दे देगा, क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट पे तो पुराना नाम होगा। अब आपको वो क्या दे देगा, नया सर्टिफिकेट। ओके, दैट वाज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सबसेक्शन। अगर, है ना, कोई भी एलएलपी डिफॉल्ट करता है
है ना, कि भाई आपको बोला गया था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में कि आप अपना नाम बदलो, पर आप नाम नहीं बदलते, वो नाम बदलने में आपने किसी तरह का डिफॉल्ट किया है, तो गवर्नमेंट अपने आप आपको एक नया नाम अलॉट कर देगा और उसी नए नाम से रजिस्ट्रार आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी दे देगा। इज इट ओके? अगर आपने डिफॉल्ट किया तो गवर्नमेंट उनको जो सही लगेगा वो आपको नया नाम अलॉट कर देंगे। ओके, चलो, सम ऑफ दी सेक्शंस आई हैव मिस्ड आउट इन दिस मटेरियल, है ना। सेक्शन आप देख सकते हैं, सेक्शन 17 के बाद सीधा सेक्शन 22 है, तो बाकी के जो बीच के सेक्शन मिस कर दिए हैं मैंने, वो मैंने लास्ट पेज पे अटैच कर दिए हैं। ओके, तो पहले वो देख लेते हैं, बाद में वापस आते हैं सेक्शन 22 पे। ओके, आपके मॉड्यूल में सेक्शन 18 दिया हुआ है, पर इस सेक्शन को 2022 से ओमिट कर दिया गया है, मतलब लिखने के लिए लिखा हुआ है पर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको भी नहीं पढ़ना है। अगेन मैंने लिखने के लिए लिखा है पर 2022 से इसको ओमिट कर दिया गया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द सेम। आप भी अपनी मॉड्यूल में से जब पढ़ें तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज चेंज ऑफ रजिस्टर्ड नेम। Any LLP may change its name with the registrar by filing in with him a notice of such change in such form and manner and on payment of such fees, है ना। तो आपको कितने दिन के अंदर अंदर ये करना है, मतलब आप अपना नाम कभी भी बदल सकते हो, गवर्नमेंट कहे या ना कहे, पर आपको नाम बदलना है अपनी मर्जी से। ऊपर जो सेक्शन 17 में लिखा था वो कंपलसरी है, वो डिफरेंस समझना है ना। सेक्शन 17 में जो लिखा है वो कंपलसरी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके एलएलपी का नाम किसी और के जैसा है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नाम बदल सकते हो, तो जिस दिन आपने नाम बदला उसके 15 डेज के अंदर वापिस आपको, प्रोसेस वही है, यू हैव टू इन्फॉर्म दी रजिस्ट्रार एंड along with some fees. Let's move further. Penalty for improper use of वर्ड्स। कौन से वर्ड्स का इम्प्रॉपर यूज है, किसी और वर्ड का नहीं, आप इन दोनों शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी इंसान अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है और उसमें वो वर्ड यूज करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी, ओके, पर वो एज सच एलएलपी है ही नहीं। वो मे बी नॉर्मल पार्टनरशिप हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कोई भी और तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, पर एलएलपी नहीं है। पर फिर भी उन्होंने क्या किया है, अपने नाम में एज एन एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म एलएलपी यूज किया है या एज अ फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यूज किया है, तो उसको कम से कम 50,000 रुपीज और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान जो खुद एक एलएलपी नहीं है पर फिर भी उन्होंने अपने नाम में एलएलपी वर्ड का यूज किया है, देन that person shall be punishable with a fine of minimum 50,000 rupees and maximum 5 lakh. Okay. Last section which deals with the name of an LLP is publication of name and limited liability. तो जो भी एलएलपी है उसको ये मेक श्योर करना है, इसका ध्यान रखना है कि वो जो भी इनवॉइसेस बनाए, उनका जो भी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस हो, मतलब मैं किसी को ईमेल लिख रहा हूँ, किसी को लेटर लिख रहा हूँ, या किसी भी तरह का ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, या मैं गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर कर रहा हूँ, सारी जगह पे मुझे एलएलपी का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, क्या क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ नाम? नो, इट इज नेम, address of the registered office and registration number of the LLP। और उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखना है that हमारा जो फर्म है उसका लायबिलिटी लिमिटेड है। पढ़ने वाले को पता चलना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए रिस्की है। अगर हम एलएलपी हैं तो उसमें रिस्क सामने वाले का बढ़ जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ
वो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। ओके, अगर इसमें किसी तरह का कॉन्ट्रा मेंशन हुआ, मतलब आपने अपने इनवॉइस पे एलएलपी का नाम तो लिखा पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस या नंबर या किसी तरह का कोई चीज जो लिखना चाहिए था वो लिखना भूल गए, है ना, तो कम से कम कितना फाइन होगा, 2000 रुपीज, विच में एक्सटेंड टू 25,000, 2000 टू 25,000, यहाँ पे है 50,000 टू 5 लाख। इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स के लिए 50,000 से 5 लाख, और जो नाम आपने रखा है वो कहीं पे मेंशन करना भूल गए इनवॉइस पे या ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में या पब्लिकेशन में, तो 2,000 से 25,000 तक का फाइन लग सकता है। कमिंग बैक टू सेक्शन 22, हमने सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21 तक जो भी डिस्कस किया वो मेजरली फोकस था नेम ऑफ द एलएलपी पे। ओके, नाउ सेक्शन 22 onwards, whatever we shall be discussing will be about partners and their relation। ये हमने जो स्टार्टिंग में 4 स्केड्यूल पढ़े थे, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ में कन्वर्जन टू एलएलपी है, और फर्स्ट स्केड्यूल में क्या था, इट टॉक्स अबाउट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। ओके, तो सबसे पहला डिस्कशन है एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, है ना, वो हमने आगे देख लिया है कहीं ना कहीं पे कि अगर आपको पार्टनर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट यू मस्ट बी एन इंडिविजुअल, या आप कोई और एलएलपी हो सकते हो, कंपनी हो सकते हो, फॉरेन एलएलपी हो सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी हो सकता है, पर आपको अपना नाम क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्सक्राइब योर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ओके, चलो, आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम कब कर पाओगे, जब आप पहली बार, जब एलएलपी बन रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तब आपका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। बट अगर आप सब्सिक्वेंटली 2 5 10 साल के बाद नया एलएलपी नहीं है, एलएलपी पुराना है, आप नए पार्टनर बनने जा रहे हो, तो यू कैन बिकम इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी अग्रीमेंट। दो चीजें याद रखनी है, या तो आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से पार्टनर बन सकते हो या तो एलएलपी अग्रीमेंट। सेक्शन 23 which talks about relations of partners, save as otherwise provided by this act। ओके, सेव एज का मतलब भी नॉट विथ स्टैंडिंग जैसा ही होता है, वोगलेस द म्यूचुअल राइट्स, मतलब कहीं और क्या लिखा है उसको न ध्यान में रखते हुए, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, एंड देखो ये किसके बारे में है, पार्टनर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर्स, उसको किसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जाएगा, एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। पार्टनर्स का अपने आप में क्या रिलेशन है और पार्टनर्स का एलएलपी के साथ क्या रिलेशन है, वो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एलएलपी अग्रीमेंट। मतलब हम नॉर्मली जो पार्टनरशिप डीड पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि उनके म्यूचुअल राइट्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट इज, अगर आप इस अग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज करते हो तो इस चेंज को आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, एंड अलोंग विथ सच फीस। ओके, चलो, an agreement in writing made before the incorporation of LLP between the persons who subscribe their names to the incorporation document may impose obligations on the LLP provided such agreement is ratified by all the partners। तो ऑब्वियस है कि हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, पर इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ एक्ट करना पड़ेगा। अब तब भी मान लो कि 5 लोग साथ में मिलके, 5 पार्टनर्स हैं, उन्होंने साथ में मिलके डिसाइड किया है कि हम एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, पर अभी तो वो हुआ नहीं है, होने वाला है ना, अभी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं है, होने वाला है। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले आपने कुछ एक्ट किए थे, क्या वो एलएलपी के लिए बाइंडिंग होंगे या नहीं होंगे, ध्यान रखना है आपको।
एज अ पार्टनर, अभी तो आप पार्टनर, ऑफिशियली पार्टनर नहीं हो, पर आपने अपने आप में डिसाइड कर लिया है कि हम लोग एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, और आपने पूरा प्रोसेस किया, किसी एक दिन पे एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गया। पर इनकॉर्पोरेशन से पहले, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, आपने जो भी एक्ट किए होंगे वो एलएलपी के लिए बाइंडिंग होंगे या नहीं होंगे। बाइंडिंग का मतलब क्या एलएलपी इसके लिए जिम्मेदार होगा या नहीं होगा, तो वो तब होगा जब इनकॉर्पोरेशन के बाद आप वो सारे एक्ट को रेटिफाई कर देते हो। इफ ऑल द एक्ट्स आर रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। रेटिफाई का मतलब होता है टू गिव कंसेंट। रेटिफाई का मतलब क्या होता है? टू गिव कंसेंट, कंसेंट देना, अलाउ करना, परमिट करना, दे आर ऑल वन इन द सेम। कि हाँ, हमने इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कुछ भी किया था उसको हम मान्य रखते हैं। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, अगर कोई भी पार्टनर अपने बीच में किसी भी तरह का एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया है, एडवाइजेबल है कि होना चाहिए, पर अगर नहीं बनाया है तो इस एक्ट के फर्स्ट स्केड्यूल में जो भी बातें लिखी होंगी वो एप्लीकेबल होंगी। जैसा हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है ना, हमने पढ़ा था इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़ा था? इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वल रेशियो में शेयर करें। मैं आपको ये पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बता रहा हूँ, एलएलपी के बारे में नहीं, जस्ट टू गिव अ हिंट, है ना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी बोनस रेम्यूनरेशन कमीशन। ओके, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो 6% प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये आपने एनीवे थोड़ा बहुत पहले पढ़ा ही होगा। इज इट ओके? तो जब एलएलपी अग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या एप्लीकेबल होगा? एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा फर्स्ट स्केड्यूल। तो पहले किसको ध्यान रखना है? द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू एलएलपी अग्रीमेंट, बट इफ देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स देन we will follow the LLP Act. Moving forwards, cessation of partnership interest. Cessation का मतलब होता है किसी भी चीज का एंड होना। सेसेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड समथिंग, खत्म करना किसी चीज को। तो मैं एलएलपी में पार्टनर हूं, अब मैं पार्टनर नहीं रहूंगा। ओके, तो बहुत सारी वजह से मैं पार्टनर, मतलब somebody इज अ पार्टनर, नाउ आई एम नॉट अ पार्टनर, तो उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है कि वो इंसान रिटायर होना चाहता है, उसकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट होना चाहता है, मतलब सॉरी, इंसॉल्वेंट होना तो कोई नहीं चाहता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ओके, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा? सेसेशन मतलब उसका पार्टनरशिप में इंटरेस्ट, मतलब उसका जो शेयर था वो खत्म हो जाएगा। नाउ दैट पर्सन इज नो मोर अ पार्टनर। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? ओके, तो अगर अग्रीमेंट में लिखा हो कि किसी भी पार्टनर को रिटायर होना है तो ये चीजें करनी पड़ेगी। इफ there is a mention in the partnership agreement that if any person wants to retire from the partnership, that is retire from the LLP, तो उनको ये सारी बातें करनी पड़ेगी। अगर ऐसा लिखा है तो उसको फॉलो करो, न लिखा हो, ओके, अगर न लिखा हो तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, मिनिमम 30 डेज का, दैट आई वॉन्ट टू रिजाइन एज अ पार्टनर। मतलब मुझे अगर आज रिजाइन करना है तो मुझे आज से 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले, बाकी के पार्टनर्स को मेरे इंटेंशन के बारे में बता देना चाहिए। ओके, बाकी के पार्टनर्स क्या करेंगे? ये 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्म करेंगे टू द जनरल पब्लिक कि इस डेट से हमारे सो एंड सो पार्टनर जो हैं, जो हमारे अभी हमारे साथ हैं, तो 20 मई से हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो इसका हम जनरल पब्लिक को नोटिफाई कर देते हैं, इंटीमेशन दे देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि कोई उनके साथ ये समझ के डील ना करें कि ये अभी भी पार्टनर है। क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा तो लोगों को क्या लगेगा कि मैं तो अभी भी पार्टनर हूं, पर
हमने इन द न्यूज़पेपर, जो भी वहां पे ज्यादा सर्कुलेशन में होता होगा, वहां पे हम लोग पब्लिकेशन कर देंगे। ओके, दैट इज अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन शेल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी ऑन डेथ। उसकी डेथ ऑब्वियस है, या तो एलएलपी ही डिसॉल्व हो जाता है अपने आप में, let's say, or the person is declared to be of unsound mind, or that person is declared to be insolvent, है ना, इंसॉल्वेंट हो चुका है, या उसने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। इन ऑल दीज केसेस द पर्सन विल सीज टू बिकम अ पार्टनर। ओके, अब जैसे ही वो पार्टनर, मतलब आज के दिन से वो खत्म, 20 में से कोई इंसान पार्टनर नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या मानेंगे अभी? फॉर्मर पार्टनर। जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो पहले थे अभी नहीं है ना, तो वैसे ही पार्टनर के बारे में भी कौन सा वर्ड बोलेंगे? फॉर्मर पार्टनर। ओके, चलो, where a person has ceased to be a partner of an LLP, the former partner is to be regarded as still being a partner. उसको अभी भी पार्टनर मानेंगे, कब तक? Unless the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP, or notice that the former partner has ceased to be a partner of the LLP has been delivered to the, मतलब जब तक ये नोटिस हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जैसे वो पार्टनर तो उसने तो इन्फॉर्म कर दिया, पर अब फर्म की क्या जिम्मेदारी है? मैंने बोला था न्यूज़पेपर वाला, है ना, वैसा ही आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? यू हैव टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो बाकी लोग, माने जो एलएलपी है, उसको तो पता है कि ये अभी पार्टनर नहीं है, पर जनरल पब्लिक उसको कब तक पार्टनर मान के चलेगी? जब तक कि उनको पता ना चले, जब तक कि उनको क्या ना हो, पता ना चले, मान ली नोटिस ना हो। तो हमने नोटिस दे दिया, उन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? नोटिस दे दिया है। पर नोटिस ही ना दिया हो तो वो लोग अभी भी ऐसा मान सकते हैं कि ये पर्सन पार्टनर है। इज इट ओके? चलो, नेक्स्ट। द सेसेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट डिस्चार्ज। सीधी बात है ना, कि मैं 20 मई से 20 मई 2024 से पार्टनर नहीं रहूंगा। हमने जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया, ऑल थिंग्स आर फाइन, तो मैं अब से लायबल नहीं हूँ। आज के बाद से एलएलपी जो भी करेगा उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ, पर आज तक जो किया है उसके लिए मुझे लायबल रहना पड़ेगा। आई एम supposed to remain liable for all the act done till 19th of May 2024. Okay, next. Where a partner ceases to be a partner, otherwise, unless otherwise provided in the LLP agreement, the former partner or a person entitled to his share, okay, shall be entitled to receive from the LLP। बट ऑब्वियसली हमने देखा है कि अगर कोई पार्टनर एलएलपी में से रिटायर होता है तो उसको क्या मिलेगा? अगर उसने फर्म में कैपिटल दिया है, अगर वो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता है, कोई इसी तरह का सैलरी अलाउ करता है, उसने फर्म को किसी तरह का लोन दिया हुआ है, उस लोन पे इंटरेस्ट, अगर उसने फर्म में से कोई विड्रॉल किया है, किसी तरह का ड्रॉइंग्स किया है, तो वो माइनस करना है। तो हम ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में एनीवे देखते थे, वही सारी चीजें हमको यहाँ पे भी मिलेंगी। जो भी अमाउंट उस पार्टनर को पेएबल है, वो या तो उस पार्टनर को, और अगर उस पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। ओके, ये सारी चीजें। चलो, ऐसा है कि हम लोग अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से भी शेयर देते थे। अगर आपको पार्टनरशिप अच्छे से याद है तो हम लोग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट रिजर्व्स की जगह लॉस होगा तो लॉसेस राइट ऑफ करने के बाद ही पैसा देंगे, माने प्रॉफिट में भी शेयर करना पड़ेगा और लॉस में भी। द लास्ट पॉइंट, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर
in consequence of the death or insolvency shall not have any right to interfere in the management of LLP. ऑब्वियस है, अब मैं पार्टनर हूं ही नहीं, तो मैं पार्टनरशिप की किसी भी बातों में मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता या किसी तरह से इंटरफियर नहीं कर सकता। इज इट ओके? चलो, तो हमने सेक्शन 22 से पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट दी, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, है ना। सेक्शन 22 से पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट दी रिलेशंस ऑफ पार्टनर। तो 22 में ये देखा कि हम कैसे पार्टनर बन सकते हैं, दो चीजों से, या तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से या तो एलएलपी अग्रीमेंट से। फिर हमने देखा रिलेशन ऑफ पार्टनर, तो रिलेशन ऑफ पार्टनर कैसे डील करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू डील विद द रिलेशंस ऑफ पार्टनर। अगर एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं लिखा होगा तो it will be judged according to the LLP Act. Is it okay? चलो, LLP एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल 24 में देखा था सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन का मतलब होता है किसी चीज का एंड होना। कैसे कैसे एंड होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, उसकी डेथ होती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, जैसे ही वो ऐसा होगा हम उसको क्या रेफर करेंगे, फॉर्मर पार्टनर। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इन्फॉर्म टू द जनरल पब्लिक एज वेल एज टू द आरओएफ। तब तक हम फॉर्मर पार्टनर को पार्टनर है ऐसा मान के ही चलेंगे, और जैसे ही वो पर्सन फॉर्म में से रिटायर हो जाता है तो उसको या उसके रिप्रेजेंटेटिव को जो भी उसके हक का पैसा है वो सब मिलना चाहिए। प्रॉफिट में शेयर है तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस में भी शेयर देना पड़ेगा। ओके, और जिस दिन से आप रिटायर होते हो उस दिन के बाद से आपको एलएलपी के मैनेजमेंट में किसी भी तरह का इंटरफियरेंस करना नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। अगर किसी भी तरह से पार्टनर्स में किसी तरह का चेंज आता है, चेंज कैसे होगा, कोई पार्टनर आएगा या कोई जाएगा, या मर्जर हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है ना, इस वजह से क्या होगा, देयर विल बी चेंजेस इन द पार्टनर्स। तो क्या करना पड़ेगा, एज एन एलएलपी व्हाट वी आर सपोज टू डू, जिस दिन चेंज हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, सॉरी आई हैव मेड मिस्टेक, लेट्स सी। Every partner shall inform the LLP of any change in his name or address within a period of 15 days। मतलब हमने आगे डेफिनेशंस में एड्रेस करके देखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, है ना, वो आपका एलएलपी में आपको एज एन एड्रेस वहां पे मेंशन करना है। बट अगर आप उस एड्रेस में किसी तरह का चेंज करते हो तो आपको एलएलपी को बताना है, गवर्नमेंट को नहीं। प्लीज बी केयरफुल, the partner has to inform to the LLP within 15 days। अब LLP क्या करेगा, what the LLP is supposed to do, let's see। where a person becomes or ceases to be a partner files notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases। मतलब कोई इंसान अगर पार्टनर बनता है तो जिस दिन बनता है वहां से, और पार्टनर नहीं रहता है 20 मई से, है ना, तो वहां से 30 डेज के अंदर अंदर वो किसको इन्फॉर्म करेगा, रजिस्ट्रार। एंड वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा है, तो वो भी हमें रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है, 30 डेज। ये इन्फॉर्म करेगा एलएलपी, ये इन्फॉर्म करेगा पार्टनर, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये भी इन्फॉर्म कौन करेगा, पार्टनर। चलो, हम जो भी नोटिस फाइल करेंगे ऑब्वियस है उसमें गवर्नमेंट का कोई भी काम है, वी हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ फीस। वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, मतलब ये वैलिड है या ये सही है उसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि हम किसी चीज पे साइन करते हैं तो वो ऑथेंटिकेटेड हो जाता है। ओके, और अगर ये नोटिस जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं 30 डेज के अंदर अंदर, ओके, वो इनकमिंग पार्टनर के रिलेशन में, इनकमिंग का मतलब होता है, हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर,
तो उसका क्या होना चाहिए, कंसेंट, कि मैं पार्टनर बनने के लिए रेडी हूं। चलो, अगर आपने ये वाला कॉन्ट्रावेंशन किया है 30 डेज में इन्फॉर्म करने का, तो एवरी सॉरी LLP एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर shall be liable to a penalty of rupees 10,000. That was section 25, subsection 4. Now, चलो सबसेक्शन 1 में लिखा है, देखो यहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है, पार्टनर के बारे में, कि पार्टनर ने अपना नेम या एड्रेस चेंज किया है तो कितने दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा LLP को, 15 दिन के अंदर। अगर वो नहीं बताता है देन सच पार्टनर शेल बी, यहाँ पे जो पेनल्टी है वो किसको लगेगा, टू द पार्टनर, क्योंकि वहां पे इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी भी किसकी थी, पार्टनर की। ओके, सेक्शन 25 सबसेक्शन 6, एनी पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP में हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार। हमने पढ़ा था आगे कि अगर मैं पार्टनर बनता हूं या मेरा रिटायरमेंट होता है देन आई हैव टू इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। ओके, इफ ही हैज अ रीजन टू बिलीव that the LLP may not file the notice with the registrar, मतलब उसको अगर ऐसा लगता है कि मैंने तो LLP को बता दिया है, नोटिस दे दिया है 30 डेज का कि मैं इस डेट से पार्टनर नहीं रहूंगा, पर मुझे डाउट है ना, या तो मुझे लेट से एक सस्पिशन है दैट LLP शायद गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ना करे तो मेरे बारे में, तो मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने आप को बचाना है ना। जब तक LLP ROF को इन्फॉर्म नहीं करेगा तब तक मैं लायबल रहूंगा, इवन दो आई एम अ फॉर्मर पार्टनर, मेरा लायबिलिटी तो रहेगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ही ROF को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके, चलो, अभी मैं पार्टनर हूँ, मैंने पहले किसको बताया, LLP को, कि भाई मैं 30 डेज के बाद पार्टनर नहीं रहूंगा। अब जिम्मेदारी किसकी है, LLP की, किसको बताने की, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। ओके, पर अगर इस पार्टनर को इस LLP के ऊपर डाउट है तो वो एज अ मेजर ऑफ सेफ्टी खुद ROF को इन्फॉर्म कर देगा कि मैं इस डेट से पार्टनर नहीं रहा हूं। अब पार्टनर ने तो ROF को बता दिया, पर ROF बिलीव कैसे करेगा, हाउ इज द ROF गोइंग टू बिलीव। तो अब ROF जो है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, वो कांटेक्ट करेगा LLP को कि आपके किसी पार्टनर ने हमें ऐसा इन्फॉर्म किया है कि वो सो एंड सो डेट से पार्टनर नहीं रहने वाले हैं, तो क्या आप इसको कंफर्म करते हो, डू यू कंफर्म द सेम। तो बट ऑब्वियस है, LLP को क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, दे कैन नॉट से नो, अगर ये बात सच है तो LLP मना नहीं बोल सकती। ओके, बट मान लो कि LLP हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके, तो 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार इस चीज को कंसिडर कर लेगा और मान लेगा कि अब जो इंसान है वो पार्टनर नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 26, पार्टनर एज एन एजेंट। तो ये म्यूचुअल एजेंसी वाला पढ़ा था हम लोगों ने पार्टनरशिप में, नॉर्मल पार्टनरशिप में। यहाँ पे आपको कंपलसरी ध्यान रखना है, म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, पार्टनर टू पार्टनर एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी एक पार्टनर एजेंट है, पर सिर्फ LLP का, किसी और पार्टनर्स का नहीं। ओके, अ पार्टनर इज एन एजेंट of LLP but not of the other partners. Moving forward, last section for the day, extent of liability of LLP. The LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if, देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी LLP कब जिम्मेदार नहीं है, अगर अगर किसी भी पार्टनर ने कोई ऐसा एक्ट किया जिसका उसके पास अथॉरिटी न हो। चलो मान लो कि हमने LLP एग्रीमेंट में लिखा
कि पर्सन एक्स के पास ये चीजें खरीदने का अधिकार नहीं है, पर फिर भी पर्सन एक्स ने वो चीजें खरीदी, तो किसी और क्रेडिटर से खरीदी होगी। अब वो क्रेडिटर बोलेगा कि आपका पार्टनर आया था, गुड्स खरीद के गया है, आपकी दुकान पे नहीं आया, उससे हमें क्या मतलब है, मुझे थोड़ी पता है कि आपने उस पार्टनर को अथॉरिटी दिया है या नहीं दिया है ना। उसकी गलती तो नहीं है, वो तो उसको तो यही पता है कि हम सब पार्टनर्स हैं और वो पर्सन एक्स भी पार्टनर है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि आपने उस पार्टनर को अथॉरिटी नहीं दिया है, आपने उनको अथॉरिटी नहीं दिया है, ओके, ऐसा सामने वाला इंसान जानता है। द अदर पर्सन नोज दैट यू आर नॉट हैविंग द अथॉरिटी। बराबर ध्यान रखना, मान लो कि कोई पार्टनर बाजार में कोई चीज खरीदने जाता है, पर उस पार्टनर को गुड्स खरीदने का अथॉरिटी नहीं है, तो वो तो सिर्फ एलएलपी को पता है, गुड्स बेचने वाले को पता नहीं है। गुड्स बेचने वाले को तो यही पता है कि आप पार्टनर हो। इज इट ओके? बट अगर गुड्स बेचने वाले को भी पता है कि आप पार्टनर भले हो पर आपके पास अथॉरिटी नहीं, एक चीज, या तो उनको ये पता है, सॉरी, उनको ये पता ही नहीं है कि आप पार्टनर हो, उनको ये पता ही नहीं, उसने आपको गुड्स बेचा है एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ पार्टनर, तो उसमें एलएलपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दो चीजें ध्यान रखनी है, एलएलपी अग्रीमेंट में आपको ये मेंशन करना है कि सो एंड सो पार्टनर के पास कुछ कुछ चीजें करने का अधिकार नहीं है, और दूसरा, ये अधिकार नहीं है वो सामने वाले को पता है, जो भी उस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं उसको पता है। एक चीज, या तो जो इंसान डील कर रहा है वो आपके साथ एज एन इंडिविजुअल डील कर रहा है, उसको आपके पार्टनर होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो क्या बोल रहा है, मैं आपको एज ए पार्टनर गुड्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको एज एन इंडिविजुअल गुड्स बेच रहा हूँ, इंडिविजुअल मान के गुड्स बेच रहा हूँ, उस केस में एलएलपी लायबल नहीं होगा। ओके, सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 वाज अबाउट दैट थिंग। नंबर 2, the LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission। मतलब किसी पार्टनर ने अपनी बिजनेस डीलिंग्स में, है ना, किसी तरह का रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया है, तो उसकी वजह से सामने वाले को नुकसान होता है, तो उसके लिए बट ऑब्वियस एलएलपी लायबल होगा। Number three, an obligation of the LLP, whether arising in the contract or otherwise, shall be solely the obligation of LLP। Obviously इसके लिए भी LLP लायबल होगा। और LLP का जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी लायबिलिटी, जिम्मेदारी, जो भी कर्ज है, जो भी खर्चा है, वो कहाँ से पे करना है, शेल बी पेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द LLP। ओके, इसीलिए तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, कि हम पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, जो भी एलएलपी का है उसमें से पे करो, ना हो सके तो वो सामने वाले के लिए लॉस है, जो डील करता है उसके लिए लॉस है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, a partner is not personally liable directly or indirectly from an obligation referred to in subsection 3 of section 27। ऑब्वियस है, जो एलएलपी का ऑब्लिगेशन है वो एलएलपी का ही ऑब्लिगेशन है, उसके लिए कोई भी पार्टनर पर्सनली जिम्मेदार नहीं है ना, नाइदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली। ओके, बट अगर किसी पार्टनर ने किसी भी तरह का कोई गलत काम, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया है, तो ऑब्वियस है कि एलएलपी तो लायबल होगा ही, क्योंकि वो पार्टनर है, पर उसका पर्सनल लायबिलिटी भी हो जाएगा। जो पहला सेक्शन है वो ये कहता है कि जो एलएलपी का ऑब्लिगेशन, वो एलएलपी का ही ऑब्लिगेशन रहेगा अगर आपने कोई तरह का गलत काम नहीं किया है। बट अगर पार्टनर ने जानबूझ के किसी तरह का गलत काम किया है, तो एलएलपी विल बी लायबल एज वेल एज पार्टनर, पार्टनर का पर्सनल लायबिलिटी भी होगा। ओके, एम आई क्लियर?
चलो मान लो कि किसी और पार्टनर ने कोई गलत काम किया, तो क्या उसके लिए दूसरे पार्टनर लायबल होंगे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दूसरे पार्टनर लायबल नहीं होंगे, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास से सेक्शन 29 ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू करेंगे। वी विल ट्राई टू फिनिश अप these all these sections within 3 to 4 lectures। मतलब मुझे और 3-4 lectures चाहिए to finish up the remaining 40 sections। अभी भी कुछ 40-50 sections pending है ना? और that will take around 3 to 4 lectures। Thank you।